हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी एक षड्यंत्र के तहत समाज के एक तबके को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं और यह बुद्धिस्ट जो हैं वह समाज को टारगेट करते हैं जो आज शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है और वह इस समाज को साक्ष्यों व प्रमाणों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके भरमाते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि जो समाज आज के समय में विकसित है वही समाज इन पिछड़े हुए तबकों के विकास न होने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, यह बुद्धिस्ट एक ऐसा प्राणी है जिसके सिर पर आपको किसी भी स्थान पर बाल जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, परंतु ये महामानव स्वयं को वैज्ञानिक समझते हैं। पर हास्यास्पद बात यह है कि इनके सिर पर बाल की तरह दिमाग भी गायब है। इन खीर ज्ञानियों के अनुसार ज्ञान तो किसी कुंवारी कन्या के हाथ से खीर खाने से ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए किसी विद्यालय या महाविद्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये पिछले 2500 सालों से समाज के उन व्यक्तियों को जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी उन्हें जबरदस्ती गंजा करके अपनी तरह बिना बुद्धि वाला वैज्ञानिक बनाने पर तुला है। इन खीर ज्ञानियों को कहीं भी अगर किसी तपस्वी की मूर्ति मिल जाए या कोई चक्र, तो ये तुरंत ही उसे बौद्ध धर्म से जोड़कर तपस्वी को बुद्ध या बोधिसत्व बता देते हैं और चक्र को धम्र चक्र बता देते हैं। वैसे शुरुआती दौर में धम्र चक्र में 8 तीलियां होती थी, मगर समय के हिसाब से अब धम्म चक्र में 6 तीलियां और कभी कभी 12 व 24 तीलियां भी हो जाती हैं। ये कितने गजब के वैज्ञानिक हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी बातों से ही इनका खीर ज्ञान और वैज्ञानिकता स्वयं ही झलक उठती है। आजकल इन खीर ज्ञानियों को एक और नया चस्का लग गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता को अब बौद्ध सभ्यता बताने पर तुले हुए हैं। सिंधु सभ्यता से मिले प्रमाणों को ये बुद्ध से जबरन जोड़ते फिरते हैं। तो अब जो प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, आज हम उन्हीं प्रमाणों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता थी वह किसके ज़्यादा करीब थी, बुद्ध के या फिर वैदिक सभ्यता के। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अभिलेखों और शिलालेखों को देखने के क्रम में सबसे पहले हम इनके प्रिय धम्मचक्र वाले शिलालेख को देखते हैं, जिसे ये बुद्ध का धम्मचक्र बताते हैं और चक्र घिन्नी की तरह चक्राते घूमते हैं। इस शिलालेख में एक बैल है, कुछ चिन्ह हैं और एक चक्र बना हुआ है जिसमें कि 6 तीलियां हैं। अब ये खीर ज्ञानी इस चक्र को बुद्ध से जोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता पर अपना पेटेंट मारते हैं। अगर इस चक्र की वजह से ये सभ्यता यदि बौद्ध सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो इनको इस शिलालेख में इतना बड़ा बैल नहीं दिखता जो कि हमारे महादेव की सवारी है, तो फिर ये जो सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता क्यों नहीं हो सकती। अब धम्मचक्र का एक चक्रव्यूह और देख लेते हैं, जिससे ऐसा तीर निकलेगा जो कि इन फर्जी वैज्ञानिकों का पिछवाड़ा लाल कर देगा। यह एक मूर्ति देखिए जो कि असीरिया से प्राप्त हुई और ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। यह असुर राजा नासिर पाल की मूर्ति है। असीरिया में बहुत से असुर हुए, उनमें से एक ये असुर नासिर पाल भी था। इस मूर्ति को गौर से देखिए, इसके गले में एक माला पहनी हुई है जिसमें चक्र बना हुआ है और ये जिस तरफ इशारा कर रहा है वहां भी एक चक्र है। और संयोग की बात देखिए कि इस चक्र में 8 तीलियां हैं। अब क्या ये खीर ज्ञानी इसे भी बौद्ध सभ्यता से जोड़ देंगे, जबकि नासिर पाल का समय काल 600 ईसा पूर्व का है और बुद्ध का 563 ईसा पूर्व का। इस हिसाब से तो यह भी कहा जा सकता है कि बुद्ध ने धम्र चक्र असुरों से चुराया था।
ये असुर कितने क्रूर होते थे, ये सब हमने पहले ही कहानियों में सुन रखा है। ये असुर विस्तारवादी मानसिकता से ग्रसित होते थे, जैसे कि आज के समय में बौद्ध सभ्यता। तो ये क्यों ना माने कि बौद्ध सभ्यता इन असुरों से ही निकली है। असुर नासिरपाल की क्रूरता के बारे में इस पुस्तक में साफ साफ लिखा है। ये पुस्तक है एंशिएंट रिकॉर्ड ऑफ असीरिया एंड बेबीलोन। इसके पेज नंबर 443 पार्ट 1 में लिखा है, मैंने पहाड़ की चोटी पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया, उनके धन संपत्ति, औरत और बेटियां लूट ली। मैंने वहां के सरदारों की खाल खिंचवाकर खम्भों से चिनवा दिया। दोस्तों, संभवतः ये भी हो सकता है कि इन असुरों ने ही सिंधु घाटी पे हमला किया हो और वहां की सभ्यता को मिटाकर वहां अपनी सभ्यता के प्रमाण छोड़ दिए हों। इस आधार पर इन फर्जी वैज्ञानिकों का यह प्रमाण झूठा साबित होता है। अब दूसरा शिलालेख देखते हैं। दोस्तों, ये एक बहर है जिसे ये फर्जी खीर ज्ञानी बुद्ध की इस फोटो से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि इन दोनों में बहुत समानता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। अब इन क्रम में हम ग्रीक की इस फोटो को देखते हैं। एक देवी की मूर्ति है, तो चलिए इन तीनों को साथ देखते हैं। अब इनमें समानता देखिए। अब क्या ये खीर ज्ञानी ये कहेंगे कि बुद्ध उड़कर ग्रीक गए और वहां पर स्त्री बन गए? दरअसल इन खीर ज्ञानियों का ज्ञान और तर्क इनकी ही तरह फर्जी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिंधु घाटी में मिली ये मोहर जिसमें भगवान पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है। इसके बाद हम ये एक मूर्ति देखते हैं। ये किसी पुरुष की मूर्ति है। इसके माथे पर कुछ गोलनुमा चीज है। इसको लोग बुद्ध के माथे पर बनी हुई बिंदी नुमा चीज से जोड़ते हैं। आप इन दोनों को एक साथ देखिए। अब आपने देखा कि इस मूर्ति के माथे पर जो गोलनुमा चीज है वो किसी छल्ले की जैसी है और किसी चैन से बंधी हुई है, जबकि बुद्ध के माथे पर यह बिंदी नुमा बनी हुई चीज उभरी हुई है। अब ये बिंदी क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध के माथे पर जो बिंदी नुमा चीज है उस चिन्ह को उष्णीस के तौर पर जाना जाता है। उष्णीस का मतलब संस्कृत में पगड़ी भी होता है। पहली शताब्दी में गांधार मूर्ति कला में पहली बार बुद्ध के सिर पर उष्णीस देखने को मिला था। उष्णीस का अर्थ कुछ बौद्ध विद्वानों के अनुसार एक प्रकार का मानसिक एवं मस्तिष्कीय विकास भी जाना जाता है, जिसके कारण बुद्ध का यह हिस्सा अधिक विकसित हो गया और ऊपर की ओर उभर गया, जो उनके विशेष प्रज्ञावान होने का प्रतीक है। माथे का बिंदीनुमा चिन्ह तीसरी आंख खुलने का प्रतीक है। यह विस्तृत दृष्टि का भी प्रतीक है। इस बिंदीनुमा चिन्ह को ऊर्णा भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सिर पर बना बालों का गुच्छा एवं माथे का बिंदीनुमा चिन्ह मूर्तिकारों की कल्पना भी हो सकती है। इसके संदर्भ में बहुत से तर्क सामने आए, लेकिन सटीक अर्थ अभी तक सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, इसको जानकर अब इनका ये दावा भी इन्हीं की तरह फर्जी निकला। अब अगली मूर्ति देखते हैं। यह एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है। ये कांसे की बनी हुई सबसे पुरानी मूर्ति है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस स्त्री ने अपना एक हाथ अपने घुटने पर, दूसरा हाथ अपने कटी स्थल यानी कमर पर रख रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी के लोग कला और मनोरंजन इत्यादि के धनी थे। वे संगीत, नृत्य और मूर्ति बनाने की कला में निपुण थे, जबकि बुद्ध जो है वो कलाकारों का सीधा नरक का टिकट काट देते हैं। बुद्ध के अनुसार नृत्य, नाट्य या संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने वाले लोग नरकगामी होते हैं। इसके उलट वैदिक धर्म में नृत्य, नाट्य, संगीत का बड़ा महत्व है। चारों वेदों में पूरा एक वेद, सामवेद, संगीत पर ही आधारित है। वेद के जो मंत्र हैं वह भी एक संगीत की धुन में गाए जाते हैं। अब ये एक और मूर्ति देखिए, जो कि एक देवी की मूर्ति है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। विद्वानों के अनुसार यह मूर्ति प्रकृति देवी की है, यानी कि सिंधु घाटी के
लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, जबकि बौद्ध धर्म तो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन करता है। ये फर्जी हीर ज्ञानी बौद्ध धर्म को प्राचीन बताने के लिए 28 बुद्धों का जिक्र करते हैं, पर इन 28 में से एक भी बुद्ध कोई स्त्री नहीं है। स्वयं बुद्ध कहते हैं कि कोई स्त्री बुद्ध या बोधिसत्व तभी बन सकती है जब वह पुरुष का जन्म ले। और ये फर्जी खीर ज्ञानी स्त्रियों को कितना सम्मान करते हैं, यह एक स्क्रीनशॉट देखिए, और इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसे आप जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो भले ही पक्के घरों में रहते थे, परंतु वे बहुत ज्यादा अंधविश्वासी भी थे। इसके लिए ये शिलालेख देखिए, इसमें 7 स्त्रियां हैं और ऊपर देखिए इसमें एक बकरे की बलि दी जा रही है। ये बलि प्रथा जो है आप सभी आज भी देखिए किससे मेल खाती है। ये ताबीज पहनना, बलि देना, ये सब वैदिक धर्म के शाक्त पंथ और वाम मार्ग के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। शाक्त पंथ का अर्थ है वह लोग जो सत्य की पूजा करते हैं, जबकि ये बौद्ध तो कहते हैं कि इनके बौद्ध धर्म में टोना टोटका, बड़ा ताबीज और बलि प्रथा का घोर विरोध है। फिर कोई बुद्धिस्ट ये बताएगा कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कैसे है। दोस्तों, अभी तक हमने जितने शिलालेख या मूर्तियां देखी, ये सभी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता वैदिक धर्म के ज्यादा करीब है, ना कि बौद्ध धर्म के। मगर ये बुद्धिस्ट खीर ज्ञानी कहीं भी चक्र देखें तो तुरंत अपना पेटेंट माराते हैं। इसलिए इन महामानवों से आप सभी अपनी साइकिल और बाइक के पहिए बचा कर रखें, कहीं उसे भी ये धम्म चक्र बताकर उठाना ले जाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।